स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम वेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं, वेक्टर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है वो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, और जो मेजरेबल नहीं है वो क्या हो जाती है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एक हमारी क्या हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, और एक हमारी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि स्केलर तो वो क्वांटिटी है जिनको केवल डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बट वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें हमें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, जैसे कि मास है। एग्जांपल लिखते हैं हम कि मास है, डिस्टेंस है, और मास है, डिस्टेंस है, टाइम है। ये सब क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या बनाती है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सब क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एक तो हम देखेंगे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, और एक हम देखेंगे क्या कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल देखते हैं, मैथमेटिकल देखते हैं, मैथमेटिकल ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो नोटेशन देखते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो x वेक्टर नोटेशन है इस तरीके से, और वेलोसिटी है तो v वेक्टर, एक्सेलरेशन है तो a वेक्टर, और फोर्स है तो f वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा इसका, और एक हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को कैसे शो किया हमने, मैग्नीट्यूड को या तो हम डायरेक्ट x से शो कर दें, या हम कैसे शो करेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगाकर उसे मोड से शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन नहीं थी, और हमने ये क्या है हमारे पास, ये है डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहिए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, या फिर कैसे x वेक्टर अपॉन x, जो x भी क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ठीक है। या तो ऐसे लिखे मैग्नीट्यूड, या फिर हम ऐसे लिखे, ठीक है। तो ये हमने क्या मैथमेटिकली रूप से शो किया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होता है। और अगर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन किया हमने, और वेक्टर क्वांटिटी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकली रूप से डिफाइन किया, ठीक है। अब हम ग्राफिकली रूप से ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
ये तो हमने मैथमेटिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो मैग्नीट्यूड माना है उसको हम एक लाइन के रूप से शो करेंगे और हम उसकी उस लाइन को हम शो करेंगे उस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि जैसे हमारा एग्जांपल है कि कोई डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, ऊपर क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। नीचे क्या होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, ठीक है। इधर क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर क्या है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर का मैग्नीट्यूड का हम क्या लेंगे, एक लेंथ ले लेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारी कितनी है, 5 मीटर की लेंथ है। तो क्योंकि हमने स्केलिंग इस तरीके से की है कि ये जो लेंथ शो कर रहा है वो 5 मीटर की, स्केलिंग तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना है कि ये जो लेंथ है वो 5 मीटर की लेंथ है और उसकी एरो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में। क्या मैं इसे उठाकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, बिल्कुल, यहाँ से ओरिजिन से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी शो कर जाएगा एक्स वेक्टर जो कि क्या है 5 मीटर का ईस्ट डायरेक्शन। क्या मैं इसे उठाकर यहाँ पर भी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सभी जगह पर क्या कर रहा है, 5 मीटर का ईस्ट डायरेक्शन में शो करे। क्या मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जो वेक्टर है हमारा उसे हम पैरेलल तरीके से कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। मैंने यहां से उठाकर उसे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो एक वेक्टर को हम पैरेलली उसके अदर वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहां से उठाकर मैंने पैरेलली यहाँ पर रख दिया या यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ये सभी क्या है, सेम वेक्टर है, ठीक है। तो ग्राफिकली कैसे शो किया कि हमने मैग्नीट्यूड के बराबर की तो लेंथ लेते हैं और एरो से उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों से क्लासिफाइड किया जाता है, स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर में और वेक्टर में, स्केलर क्वांटिटी में को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मास, डिस्टेंस और डिस्प्ले टाइम। और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो हमने ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट किया है, तो अब हम इसका और चीजें इसके बारे में जानते हैं। एक चीज हम यहाँ पे जानते हैं कि जब हम ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक भाग जो एरो वाला भाग है उसको इसका हेड बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पीछे वाला भाग है उसे हम टेल बोलेंगे, ठीक है। जो पीछे वाला भाग है उसे तो टेल बोलेंगे और जो एरो वाला भाग है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है उसे हम हेड बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में बिटवीन द एंगल्स जानते हैं, ठीक है। इनके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल्स को जानते हैं, ठीक है। सर्वरों का मर तो सूरज लागे, तुम्हारा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अब हम जानते हैं एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को जानते हैं। तो ग्राफिकली रूप में जब हमने वेक्टर को देखा तो कैसे रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से। जो लेंथ है वो तो क्या, लेंथ है वो तो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और एरो है वो हमारा क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा कोई एक वेक्टर है, मान लें कि ए वेक्टर, ठीक है, जिसका जो एरो वाला सिरा है वो तो क्या बोलाता है, हेड बोलते हैं इसे, और जो पीछे वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, टेल बोला जाता है, ठीक है। तो हेड टेल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम एंगल जानेंगे, ठीक है। तो हमें कोई भी दो वेक्टर दे रखे होंगे तो उनका हम एंगल जानेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बना के हम लिख देते हैं इस तरीके से, दो एंगल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास है, इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। ये सब हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमें क्वेश्चन में मिले तो हम वहाँ पर एंगल्स बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से 60 डिग्री है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि एंगल्स कब और क्या फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो एंगल है, दो एरो है, ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो या तो उनके टेल के बीच का एंगल हो, यानी कि इस तरीके से दोनों टेल एक साथ जुड़ी हो तो उनके बीच एंगल क्या हो, थीटा हो। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। हमने कौन सा वाला एंगल लिए, छोटा वाला। ठीक है, ये बड़ा भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, बट नहीं, वो नहीं लेंगे, सिर्फ जो छोटा एंगल है वो हम लेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या लेंगे, या दोनों के हेड मिल रहे हो इस तरीके से, दोनों के हेड मिल रहे हो, ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, तो भी हम क्या लेंगे, या तो हेड के बीच का एंगल लेंगे या हम टेल के बीच का एंगल है, यानी कि दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ी हो या दोनों वेक्टर्स के हेड जुड़े हो तो उनके बीच का जो एंगल है वो ही हमारा क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। हेड के साथ में हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए को या तो मैं इस तरीके से बढ़ा दूं और बी है उसे मैं इस तरीके से बढ़ा दूं, और जो हमारे पास क्रॉस होते हैं, दो लाइन हमारे पास क्रॉस करती है, तो जो एंगल थीटा ये होता है वही एंगल थीटा होता है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हेड हेड मिल रहे तब भी वो क्या बना लेते हैं, टेल टेल वाला बना लेते हैं। तो जो टेल से टेल के बीच हमारे पास एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो एंगल बिटवीन द टेल से, वेक्टर की टेल से, वो एंगल हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। ठीक है, अब हमने जो ये क्वेश्चन बनाया वो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो क्या देख रखा है, दोनों की टेल एक साथ जुड़ी हुई है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हेड्स जुड़े हुए हैं, हेड जुड़े हुए हैं, तो यही हमारा क्या बना लेंगे, टेल्स के बीच का एंगल बना लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपल वाले क्वेश्चन दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे 45 डिग्री दे रखा है बट यहाँ पर एक का हेड है और एक का टेल है, तो क्या मैं इसे पीछे बना सकता हूँ क्या, इस तरीके से मैं इसे यहाँ से पीछे बना दूँ। ठीक है, तो हेड और हेड मिल गए, और ये एंगल हम जानते हैं कि जो लाइन पर जो एंगल बनता है इस तरीके से, लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बट 180 डिग्री में से 45 तो मुझे पता है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये वाला केवल इतना सा एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 45 हो जाएगा, क्या 180 माइनस 45 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 180 में से 45 माइनस करो, क्या 134 बचेगा, 135। सही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेड हेड बना दिया, हेड हेड बना दिया, तो हेड हेड बनाया तो उसके बीच में एंगल हमारे पास इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक की टेल मिल रही है और एक का हेड मिल रहा है, इसका तो हेड मिल रहा है, इसकी क्या मिल रही है, टेल मिल रही है। तो क्या हम इसे टेल टेल बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम इसे यहाँ से इसे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी टेल बन जाएगी। इसी मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये एंगल, ये वेक्टर बी है, तो हमने सेम वेक्टर बी बनाया, क्योंकि हमने अभी देखा था कि वेक्टर को क्या उठा के, या तो लाइन टू लाइन हमने इसी वेक्टर को उठा के ऐसा का ऐसा यहाँ पर रख दिया। उठा सकते हैं, पैरेलल वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उठाया और इसको सेम डायरेक्शन के साथ वहीं पे आगे की लाइन में रख दिए। ठीक है, तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जो अभी हम सीख भी जाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन के वेक्टर को उठा के आगे रख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस तो ये कर सकते हैं। तो दोनों की टेल एक साथ मिल गई, दोनों की टेल एक साथ मिल गई, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो लाइन का, सिंपल लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, क्या बिल्कुल 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपली देखा हमने कि क्या किया, हमने टेल से टेल मिलाया, तो टेल से टेल का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस 60 डिग्री है, जो कि क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, दोनों की टेल मिली हुई है 30 डिग्री, दोनों का हेड मिला हुआ है 60 डिग्री, या आगे बढ़ाएंगे तो टेल टेल भी मिल जाएगी। यहाँ पर नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से उठाकर इस तरीके से रख दिया, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के, तो दोनों के हेड मिल गए, तो दोनों का एंगल हमने 180 माइनस 45 कर दिया। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर एक का हेड मिला हुआ था, एक का टेल मिला हुआ था, तो मैंने इस वाले को उठाकर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ उठा के आगे रख दिया, तो दोनों के टेल टेल मिल गए, टेल टेल मिल गए, तो 180 माइनस 60 कर दिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल वाला करने के बाद
अच्छा वाला करने का मजा आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा वाला करते हैं, ठीक है। उसमें भी एंगल ही फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल फाइंड करेंगे हम कि मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारा एक्स और वाई है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हमारा एंगल ए वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये तो हमने एक्स और वाई जैसे प्लस बनाया वैसे बनाया। एक हमारा इस तरीके से है वेक्टर बी वेक्टर बना देते हैं, ये बना देते हैं हम 25 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से एक्स और वाई के साथ बना रहे हैं एंगल, ठीक है। इस तरीके से हमारा वेक्टर सी है, हमारा सी वेक्टर है जो कि इस तरीके से 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर एक्स वाई जेड लिख देते हैं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 25 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई के साथ, और सी है जो वाई डैश के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का, बी एंड सी के बीच का, और सी एंड ए के बीच का एंगल हमें बताना, ठीक है। क्या हम बता सकते हैं क्या, ए और सी के बीच का हम देख सकते हैं कि भाई बी और सी के दोनों के हेड मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये एंगल हमें पता चल जाए तो क्या हमारा सिंपल ही हो जाएगा, बी और सी के बीच का एंगल आ जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी और सी के बीच का एंगल, ये दोनों वाई डैश और एक्स डैश क्या होता है 90 डिग्री होता है, भाई ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, इसमें से 10 हमें पता है, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास, ये एंगल हो जाएगा 80 हो जाएगा ना भाई, 80 + 10 = 90, ठीक है। और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 25 में से 90 में से 25 गए तो कितने बचे 65 नहीं 55 नहीं 65 और हाँ 65, तो ये एंगल हमारा क्या होगा 65 हो गया, ठीक है। हाँ 65 थोड़ी ना होगा 85 75 नहीं 65 सही है, 65 70 और 20 90, ठीक है। तो 65 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा ए और बी के बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना, बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास 65 + 80 जो कि क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा 65 + 80 = 145। तो बी और सी के बीच का एंगल तो आ गया क्योंकि दोनों के हेड हमारे पास मिले हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी का तो हेड मिला हुआ है और ए की टेल मिली हुई है, तो क्या मैं बी को सेम एंगल से यहां से उठाकर इस तरीके से बना सकता हूं क्या, इस तरीके से मैंने बी बना दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, डायरेक्शन सेम रखेंगे, तो ये बी वेक्टर मैंने बना दिया। ये एंगल y के साथ 25 डिग्री, तो क्या ये एंगल भी क्रॉस हो रहा है, तो ये एंगल भी 25 डिग्री हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि b की जो टेल है और इस वाले जो a है उसकी टेल मिल गई, तो इनके बीच का जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या रिक्वायर्ड एंगल है क्या, बिल्कुल a और b के बीच का रिक्वायर्ड एंगल है ये, ठीक है। चूंकि ये हमारे पास 25 डिग्री हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 65, भाई ये 25 है तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा ना, ये 65 हो जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 90, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 70 + 90, ठीक है। तो ये 65 + 30 क्या हो गया हमारे पास, 65 + 30 हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल हो गया। 65 30 क्या हो रहा है, 65 + 30 हमारे पास क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो 95 ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए और सी के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, ए और सी के बीच का एंगल हो जाए या सी और ए के बीच का एंगल हो जाए, तो क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सी का तो हेड है और ए की क्या है टेल है, जबकि एंगल क्या होता है हमारा सेम एंगल होता है कि या तो टेल से टेल मिली हो या हेड से हेड मिला हो।
तो क्या मैं इस सी वेक्टर को यहाँ से आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? इस तरीके से बिल्कुल बढ़ा सकते हैं सर। इस तरीके से ये सी वेक्टर हमारा एंगल होगा। वाई डैश के साथ ये 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या ये इस वाई के साथ 10 डिग्री का एंगल बनाएगा? क्योंकि ये इस तरीके से हम जानते हैं कि इस तरीके से एक्स वैल्यू टू लाइंस का इस तरीके से शेप बन रहा हो, तो हम जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है थीटा 1, और ये थीटा 2 इसके बराबर होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये हम जानते हैं, यही तो हम कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। तो ये 10 डिग्री का एंगल इस 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हमें रिक्वायर्ड एंगल क्या है, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, तो ए और सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? पूरा टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 10 हमें पता है और 30 हमें दे रखा है, तो 90 माइनस 10 माइनस 30, यानी कि 90 में से 40 माइनस कर लेंगे तो 50 डिग्री का हमारे पास एंगल बच जाएगा। क्योंकि टोटल पूरा क्या है, एक्स और वाई के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 में से 30 हमें पता है और 10 हमें पता चल गया है, तो 90 में से 30 प्लस 10 होगा तो 40 हो जाएगा, तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 हमारे पास एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। वेक्टर क्या है हमारा? वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमें शो करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन से शो करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेक्टर क्या होगा? चेंज इन वेक्टर, वेक्टर में चेंज क्या हो जाएगा? चेंज इन वेक्टर क्या हो जाएगा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ठीक है। या किसमें डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि जो पहले डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए हमारी, ठीक है। या फिर क्या हो जाए? बोथ चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाए? दोनों ही हमारे पास चेंजेस हो जाए, ठीक है। या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज हो जाए तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, या दोनों में चेंज हो जाए तब भी हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वेक्टर में चेंज देखा कि वेक्टर में चेंज कब कब होगा? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो जाए तब भी हमारा वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द वेक्टर्स क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल सॉरी एंड इक्वल वेक्टर, एंड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो दो ऐसे वेक्टर, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, ठीक है। दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। सभी की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक वेक्टर की क्या हो? डायरेक्शन सेम। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो वो सभी वेक्टर क्या होंगे? म्यूचुअली क्या होंगे? पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये वेक्टर इसके पैरेलल, ये वेक्टर इसके पैरेलल, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होगा, क्योंकि सभी के मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। मैंने क्या बोला? केवल क्या हो गए? डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो सभी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर हो गए। और हम यहां से क्या देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और यहां से हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं इन सभी को एक साथ जोड़ूंगा तो क्या होगा? दोनों की टेल के बीच में क्या एंगल है? 0 डिग्री का। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं है, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो क्या है? 0 डिग्री है। थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्शन सेम है, सभी की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो सभी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए का बी से लेंगे तो दोनों की टेल क्या करेगी? एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, कॉम्बाइंड। तो कॉम्बाइंड हो जाएगी तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों की टेल को मिलाएंगे तो क्या एंगल आएगा यार? 0 डिग्री एंगल है। तो ऐसे एंगल, ऐसे वेक्टर जिसके बीच में क्या हो? 0 डिग्री का एंगल हो, और या फिर वो क्या हो? सेम डायरेक्शन के हो, तो वो वेक्टर क्या होंगे? हमारे
पास पैरेलल वेक्टर होंगे। यहाँ पे हमने क्या नहीं कहा, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। बट इक्वल वेक्टर क्या होंगे कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, अलग अलग वेक्टर थे, तो चूंकि ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। अगर ये सी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर के भी बराबर हो जाएगा, ये सी वेक्टर के भी बराबर हो जाएगा। एंगल यहाँ पर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ क्या हम देख सकते हैं कि अगर टेल से टेल मिलाऊंगा तब भी क्या होगा, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो म्यूचुअली क्या है, पैरेलल वेक्टर है। म्यूचुअली क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो वो वेक्टर हमारे क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेकंड टाइप हमने यहाँ पर दो टाइप तो देख ली, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंटी पैरेलल, थर्ड एंटी पैरेलल एंड फोर्थ है हमारा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल एंड नेगेटिव वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन हमारी क्या हुई, अपोजिट हुई। ए वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में है, मान लेते कि ए वेक्टर हमारे क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर हमारे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दो या दो से अधिक वेक्टर कैसे हो, एक की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में तो दूसरे की डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक पॉइंट पर मिलाऊंगा या इनकी मैं टेल मिलाऊंगा तो कैसे मिलेगी, इनकी टेल इस तरीके से मिलेगी ए वेक्टर की, ठीक है, और इस पॉइंट पर मैंने मिलाई तो दोनों की टेल मिल गई। तो क्या देख सकता हूं मैं, दोनों की टेल के बीच कितना एंगल आया, 180 डिग्री, यानी कि ऐसे एंगल, ऐसे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, एक की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में तो एक की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, वो वेक्टर क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंगल होगा। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, अपोजिट रहे, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोले, सॉरी नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, जहां पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर को सॉरी ये बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर जो है वो इक्वल में है ए के माइनस में, ठीक है। जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है कि जो ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में। माना कि हमने ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो वेस्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दो वेक्टर हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे यदि उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, और ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। और अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। और उनके बीच भी एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो ऐसे वेक्टर हमारे नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर हमारे काम आएगा जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब वहां पर हमारे पास काम आएगा कि सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर में से आप बी वेक्टर को घटाइए, तो हम वहां पर क्या करेंगे कि ए प्लस क्या कर देंगे, हम माइनस ऑफ बी वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने ए में से बी को नहीं घटाया, हमने क्या किया, जो बी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर का हमने क्या लिया, नेगेटिव वेक्टर ले लिया।
तो ऐसा हमारा कब काम आएगा, जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जिस वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसका हमने नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे और एडिशन कर देंगे। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो टाइप्स है उनको जान रहे हैं। तो 4 टाइप्स तो हमने पढ़ चुके हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो थोड़ी सी सफाई करते हैं। सर रात हो रही है, क्या करें, गाना ही वही है सूरज वाला, फिर तो वो चांद सितारे तोड़ के लाओ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जीरो वेक्टर क्या है, कि मान लो फिफ्थ है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है, गाने में माइंड चला रहा है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड हो, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो, अनडिफाइंड हो। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा पास, जीरो वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉक्स है और उस बॉक्स पर क्या लग रहे हो, ऐसे फोर्सेस लग रहे हो जिनका इक्वल हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हमारे पास क्या हो जाए, जीरो वेक्टर हो जाए। जैसे कि मान लें F1 वेक्टर लग रहा है, F2 वेक्टर लग रहा है और F3 वेक्टर लग रहा है, तो इन तीनों का हमारे पास एडिशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे, F1 F2 F3 हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन अनआइडेंटिफाई होती, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड होता तो किसी डायरेक्शन में होता। भाई हम ग्राफिकल में हमने क्या देखा है कि मैग्नीट्यूड की बराबर की लेंथ लेते हैं और लेंथ लेते हैं फिर उसका एरो लगाते हैं, तब वो आइडेंटिफाई कर। पर जब जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, यानी कि वो पॉइंट के बराबर है और पॉइंट की डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, तो वो अनआइडेंटिफाई है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर 6 पॉइंट है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मान लेते कि एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, एन डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं, एन केप में लिख सकते हैं, और ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास है ना है किस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि 1 को बार बार हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, उस तरीके से हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जो कि हमारे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होंगे, इस तरीके से एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या होगी हमारी एक्स डैश डायरेक्शन, वाई और वाई डैश, जेड और जेड डैश, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन, मान लें कि ये हमारा 1 है, ठीक है, इस तरीके से, और उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। तो ऐसे यूनिट वेक्टर को हम बोलेंगे आई केप, आई केप, जो हमने एन केप में दिखाया, यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इस वजह से एन केप दिखाया। अब हम स्पेसिफाई करें कि मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और अगर उसकी डायरेक्शन क्या हो, एक्स डायरेक्शन है, तो उसे लिखेंगे आई केप में। अगर मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स डैश डायरेक्शन है, तो उसे हम लिखेंगे माइनस का आई केप, ठीक है, दैट इज क्लियर। और ये ऑर्थोगोनल क्यों बोला है, क्योंकि जो एक्स वाई और जेड है वो तीनों हमारे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इस वजह से उसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोले। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस में अगर यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो वो हमें क्या डायरेक्शन देगा, आई केप की डायरेक्शन देगा। अगर एक्स डैश में लेंगे तो माइनस के आई केप की डायरेक्शन देगा। नोटेशन साथ के साथ बता रहा हूं मैं। अगर वाई डायरेक्शन में लेंगे तो उसे हम लेंगे
जेड सॉरी जे कैप में, उसे किस में लेंगे, जे कैप में, उसे किस में लेंगे, जे कैप में। अगर वाई डैश की डायरेक्शन में होगा तो उसे लेंगे माइनस का जे कैप। अगर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा तो उसे लेंगे के कैप में, के कैप में ले लेंगे। और अगर जेड डैश की डायरेक्शन में होगा तो उसे हम ले लेंगे माइनस का के कैप में। ठीक है, दैट इज क्लियर कि हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है हमारी एक्स वाई और जेड, उसमें अगर हमारा यूनिट वेक्टर हो तो उसे एक स्पेसिफिक नोटेशन दिया गया आई जे और के। अगर एक्स वाई और जेड में है तो आई जे के, अगर डैश वाले में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कोप्लेनर, हमारे कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। थोड़ा सा इसे ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या नंबर चल रहा था, जो भी नंबर चल रहा हो, 7th 8th चल रहा होगा शायद। कोप्लेनर, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से कोप्लेनर का मतलब है कि दो वेक्टर्स हैं वो किस में हो, एक ही प्लेन में हो। ठीक है, दो वेक्टर्स हो, तीन वेक्टर्स हो, वो सभी वेक्टर्स कहाँ हो, प्लेन में हो, इस तरीके से इस प्लेन में हो। और अगर तीन वेक्टर हैं तो वो भी कैसे हो, इसी प्लेन में इस तरीके से हो। ठीक है, तो अगर एक ही प्लेन में वेक्टर है, दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। अगर दो से अधिक वेक्टर, क्योंकि दो से अधिक क्या बोला मैंने, क्यों बोला, क्योंकि दो वेक्टर ऑलवेज किस में होते हैं, प्लेन में होते हैं। कहीं से भी कैसे भी आप लेंगे, दो वेक्टर ऑलवेज किसी ना किसी प्लेन में होंगे। अगर वो इस प्लेन में नहीं है तो जैसे ही मैं इसका एंगल चेंज करूंगा ये किसी दूसरे प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, माना कि मैं देखता हूं कि मेरे हैंड में इस तरीके से एंगल दो वेक्टर रखें तो ये इस समय इस तरीके से एंगल में है। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरीके से उठा लूं और ये हमारा वेक्टर रहे तो ये इस प्लेन में हो जाएगा। दैट इज क्लियर कि हमारा क्या हो जाए कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से बोर्ड के एंगल में अगर मैं ये जो हमारा वेक्टर है इसे उठाकर मैंने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, यानी कि मैं एक्स डायरेक्शन लिए तो ये इस प्लेन में हो गए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से रख दूं मार्कर को जो कि हमारा एक एंगल बता रहा है तो ये इस प्लेन में हो जाएंगे। दैट इज क्लियर कि दो वेक्टर ऑलवेज आप इमेजिन करेंगे तो दो वेक्टर ऑलवेज किसी ना किसी प्लेन में होंगे। वो सेम प्लेन में नहीं होगा बट वो किसी और प्लेन में हो जाएंगे। तो इस वजह से कहा गया है कि दो वेक्टर ऑलवेज किस में रहेंगे, कोप्लेनर होंगे, यानी कि वो किसी ना किसी प्लेन में होंगे। हो सकता है कि हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उनका प्लेन चेंज हो जाएगा। दैट इज क्लियर, बट वो ऑलवेज किसी ना किसी प्लेन में होंगे। तो जब हम नॉन कोप्लेनर की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि दो से अधिक होंगे तभी वो क्या होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। माना कि दो तो हमारे क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, किसी ना किसी प्लेन में होंगे। तो तीसरा हमारा कैसे होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। आउट ऑफ द प्लेन हो तब हमें उसे नॉन कोप्लेनर बोलेंगे। तीन हो, चार हो, ये सब क्या होंगे, इस तरीके से नॉन कोप्लेनर, जो कि उस प्लेन से अलग है, उस प्लेन के बाहर, यानी कि ये तीसरे प्लेन में आ जाता है। इस तरीके से तीसरे प्लेन में होगा ये, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन कोप्लेनर हो गए। और टू वेक्टर्स ऑलवेज इन अ प्लेन। तो दो वेक्टर ऑलवेज क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है, तो यहां पर कितने वेक्टर से शुरू होगा, तीन वेक्टर से शुरू होगा, क्योंकि दो तो ऑलवेज किसी ना किसी प्लेन में होंगे, तो तीसरा ही आउट ऑफ द जाकर ही प्लेन में काम करेगा। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए। हम देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या है।
को लीनियर वेक्टर। यानी कि कोलिनियर का मतलब कि जैसे प्लेन में आए तो वो लाइन में आ जाए, यानी कि इस तरीके से अगर लाइन है हमारी, इस तरीके से लाइन है तो कोलिनियर का मतलब इसी लाइन पर हो, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल, एक ही लाइन में हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर हम क्या देख सकते हैं, एक ही लाइन में है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। और हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर भी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, या इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, ऑलवेज क्या होते हैं हमारे पास, ऑलवेज क्या होते हैं, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, यानी कि वो एक ही लाइन पर सिचुएटेड होंगे, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे होंगे, एक ही लाइन पर सिचुएटेड होंगे तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।